दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना की कहानी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जिसे यह लगता था कि उसकी बर्बादी के पीछे उसके दोस्तों का ही हाथ है, और फिर वो नफरत की आग में अंधा होकर अपने दोस्तों से बदला लेने की सोचता है और एक ऐसी घटना को अंजाम देता है जिसे सुनकर हर किसी का दिल दहल गया। दोस्तों, इस घटना की सच्चाई को जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आइए अब जानते हैं इस घटना के बारे में। दीपक कुमार अपने परिवार के साथ जमशेदपुर शहर में कदमा थाने इलाके में तिस्ता रोड पर क्वार्टर नंबर N97 में रहता था। परिवार में कुल 4 लोग थे। दीपक, उसकी पत्नी वीणा और उसकी 2 बेटियां, बड़ी बेटी श्रावणी 15 वर्ष की और छोटी बेटी दिव्या 10 वर्ष की थी। खुद दीपक की उम्र 40 वर्ष थी और उसकी पत्नी वीणा लगभग 36 वर्ष की थी। मूल रूप से बिहार के खगड़िया जिले का रहने वाला दीपक टाटा स्टील कंपनी में फायर ब्रिगेड कर्मचारी था। पिछले कुछ सालों से नौकरी के सिलसिले में वो जमशेदपुर में रहने लगा था। उसकी सैलरी भी ठीक ठाक थी और साइड बिजनेस के रूप में वो ट्रांसपोर्ट का काम भी करता था, इसलिए घर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन दोस्तों के धोखा देने के कारण और लॉकडाउन में ट्रांसपोर्ट बंद हो जाने की वजह से दीपक की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी थी और 12 अप्रैल को दीपक ने अपने दोस्त रोशन और उसकी पत्नी आराध्या को लंच पर अपने घर पर बुलाया। सुबह के करीब 9:30 बजे जब दीपक ने फोन किया, तब रोशन ने तबीयत ठीक ना होने की बात कहकर दीपक के घर आने से इनकार कर दिया। लेकिन दीपक के बार बार फोन करने पर रोशन ने उसे कहा कि अगर तबीयत ठीक रही तो वो दोपहर 12 बजे तक आने या ना आने के बारे में बताएगा, क्योंकि रोशन और उसकी बीवी आराध्या से दीपक के पारिवारिक संबंध थे। और इसकी वजह यह थी, दरअसल रोशन आराध्या से प्यार करता था, लेकिन उन दोनों के घर वाले इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे। तो उस समय दीपक ने ही इन दोनों के परिवारों को राजी करके रोशन और आराध्या की शादी करवाई थी। और दूसरा ये कि दीपक का जो छत्तीसगढ़ में ट्रांसपोर्ट का काम था, वहां पर उसके दोस्त रोशन का भी ट्रक चलता था और रोशन की पत्नी आराध्या दीपक को मामा कहती थी। रोशन और आराध्या कुछ महीने पहले ही जमशेदपुर में शिफ्ट हुए थे, लेकिन जब आराध्या या रोशन का कोई फोन नहीं आया तो दीपक ने दोपहर में करीब 1 बजे अपनी पत्नी वीणा के मोबाइल से आराध्या को फोन करके लंच पर जरूर आने के लिए कहा। तो आराध्या मना नहीं कर पाई। उसने कहा, ठीक है मामा जी, हम जरूर आएंगे। और दोपहर में करीब 2:30 बजे रोशन अपनी पत्नी आराध्या और 1 साल की बेटी के साथ कार से कदमा में दीपक के घर पहुंचा। और रोशन के साथ उसका साला अंकित भी था, क्योंकि अंकित दिल्ली में रहता था और वो बहन बहनोई से मिलने जमशेदपुर आया हुआ था। रोशन और आराध्या दीपक के घर लंच पर जा रहे थे, इसलिए अंकित घर में अकेला बोर होगा, ये सोचकर वो उसे भी साथ लेकर चले गए। दीपक के घर पहुंचने पर दीपक ने ही गेट खोला। उसने रोशन और उसकी बीवी का गर्मजोशी से स्वागत किया, लेकिन उनके साथ तीसरे युवक को देखकर दीपक ने रोशन की तरफ सवालिया नजरों से देखा। रोशन ने कहा, यार ये मेरा साला अंकित है और ये दिल्ली से आया है। रोशन, उसकी पत्नी और अंकित को ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए दीपक ने कहा, आप लोग बैठो, मैं फ्रीज से ठंडा पानी लेकर आता हूं। लेकिन जब दीपक पानी लाने के लिए जाने लगा तो आराध्या ने कहा, वीणा मामी को कह दो, पानी तो वो ले आएंगी। दीपक ने आराध्या से कहा कि मैं तुम्हें यह बताना भूल गया कि वीणा कुछ देर पहले ही मेरे भाई के घर रांची चली गई है और साथ में दोनों बच्चों को भी लेकर चली गई। फिर दीपक ने कुछ सोचते हुए कहा कि घर में अकेला मैं ही हूं, तो मुझे ही आप लोगों की सेवा करनी पड़ेगी। आराध्या ने नाराजगी भरे लहजे में कहा, मामा जी, हमें शर्मिंदा मत कीजिए, आपने हमें बेकार में लंच पर बुलाया है। जब मामी घर पर नहीं है तो हम लंच के लिए फिर कभी आ जाते। दीपक ने आराध्या को भरोसा दिलाते हुए कहा, जब आपको लंच पर बुलाया है तो बाजार से खाना भी आ जाएगा। दीपक की इस बात पर आराध्या ने अपने पति रोशन की तरफ देखा। रोशन क्या कह सकता था? उसने फ्रिज से पानी लाने जा रहे दीपक को सोफे पर ही बैठा लिया और वो दोनों बातें करने लगे। उन्हें बात करते हुए अभी 5-6 मिनट ही हुए थे कि आराध्या की बेटी ने बाथरूम कर दिया। आराध्या बेटी को गोद में लेकर बाथरूम में चली गई। बाथरूम में उसने बच्ची को साफ किया। उसके पीछे पीछे रोशन भी अपनी बीवी की मदद के लिए बाथरूम में आ गया। बाथरूम से वापस ड्राइंग रूम में आते समय उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वो तेजी से चलकर ड्राइंग रूम में पहुंचे
तो उन्होंने देखा दीपक हथौड़े से अंकित पर हमला कर रहा था। लेकिन रोशन कुछ समझ नहीं पाया कि अचानक ऐसी क्या बात हो गई जिसकी वजह से दीपक अंकित को मार रहा है। वो दीपक से पूछते हुए अंकित को बचाने की कोशिश करने लगा तो दीपक ने उसकी बच्ची को अपनी तरफ खींचते हुए उसे मारने की कोशिश की। रोशन अपनी बच्ची को बचाने लगा तो दीपक ने उस पर भी हथौड़े से हमला कर दिया और रोशन को कई चोटें भी लगी। लेकिन किसी तरह से रोशन अपनी बेटी, पत्नी और साले को बचाकर वहां से भाग निकला, क्योंकि रोशन के साले अंकित के सिर से खून बह रहा था। उसके सिर पर रूमाल बांधकर खून रोकने की कोशिश की गई। फिर वो कार से सीधे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल पहुंचे, क्योंकि अंकित का इलाज जरूरी था। उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन रोशन की हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे भी भर्ती कर लिया। उसके बाद रोशन ने दीपक के साले विनोद को फोन करके इस पूरी घटना की जानकारी दी। इस घटना के बारे में सुनते ही विनोद को दाल में कुछ काला नजर आने लगा। उसने ये बात अपने छोटे भाई आनंद साहू को बताई। दीपक की ससुराल जमशेदपुर के शास्त्री नगर में ही थी। शाम करीब 4 बजे विनोद और उसके घर वाले दीपक के क्वार्टर पर पहुंचे। वहां गेट पर ताला लगा हुआ था, लेकिन अंदर ऐसी चल रहा था। विनोद और उसके घर वाले अभी सोच विचार कर ही रहे थे कि तभी रिंकी को ढूंढते हुए उसकी मां और बहन बिपाशा भी वहां पहुंच गई। उन्होंने बताया कि रिंकी दीपक के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने आती थी और वो सुबह 11 बजे घर से निकली थी, लेकिन वो अभी तक घर नहीं पहुंची। रोज तो वो दोपहर 1 बजे घर वापस आ जाती थी। अपनी बहनों की ऑनलाइन क्लास होने के कारण उस दिन रिंकी अपना मोबाइल अपनी बहन को ही देकर चली गई थी। जब रोज की तरह रिंकी समय पर घर वापस नहीं पहुंची तो घर वालों ने दीपक को फोन किया था और दीपक ने कहा था कि वो तो ट्यूशन पढ़ाकर जा चुकी है। इसके बाद जब दोपहर के 3 बजे तक भी रिंकी घर नहीं पहुंची तो उसकी मां नीलिमा और बहन बिपाशा दीपक के क्वार्टर पर पहुंची थी और इसी चिंता में मां बेटी वहां से सीधा कदमा थाने पहुंची और पुलिस को पूरी बात बताई। पुलिस ने किसी दुर्घटना होने की आशंका जताते हुए एक बार हॉस्पिटल में देखने की सलाह दी। वे टीएमएच हॉस्पिटल गई, लेकिन वहां पर भी कुछ पता नहीं चला तो थक हारकर वो दोनों दोबारा दीपक के क्वार्टर पर आई। यहां उन्हें विनोद और उसके घर वाले मिले। विनोद ने रिंकी की मां और बहन के साथ बात करके दीपक के क्वार्टर के दरवाजे पर लगा ताला तोड़ दिया और जैसे ही विनोद अंदर कमरे में गया तो वो चीखते चिल्लाते हुए बाहर निकल आया। उसने बताया कि वीणा और उसकी दोनों बेटियां मरी पड़ी हैं। यह सुनकर विनोद के साथ दूसरे लोग भी कमरे में गए। उन्होंने वीणा और दोनों बच्चियों को हिलाया डुलाया, लेकिन उनके शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। वीणा और उसकी दोनों बेटियों के शव देखकर विनोद और उसके घर वाले रोने लगे। इधर दीपक की पत्नी और बेटियों के शव देखकर रिंकी की मां और बहन को शक हुआ और खोजबीन में रिंकी की एक चप्पल उन्हें बाहर पड़ी मिल गई। इससे उनका संदेह और बढ़ गया और वो घर में रिंकी को तलाश करने लगी। उसकी स्कूटी तो बालकोनी में नीचे खड़ी मिली, लेकिन रिंकी कहीं नहीं मिली। उसकी बहन बिपाशा अपनी मां को दिलासा देते हुए अलग अलग कमरों में पड़ी चीजों को हटाकर देखने लगी और जैसे ही उसने एक कमरे में पड़े पलंग का बॉक्स खोला तो उसमें रिंकी का शव पड़ा हुआ मिला। उसके हाथ बंधे हुए थे और उसकी लाश अर्धनग्न अवस्था में पड़ी थी। रिंकी का शव देखकर नीलिमा और बिपाशा रोने लगी और एक ही क्वार्टर में 4 लोगों की हत्या होने की बात पूरे शहर में फैल गई। सूचना मिलने पर कदमा थाना प्रभारी से लेकर डीएसपी, एसपी और एसएसपी के अलावा फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस अफसरों ने घटनास्थल का मुआयना किया। उन्हें एक कमरे की दीवार पर खून के कुछ छींटे मिले। तलाशी के दौरान कमरे में खून में सना हथौड़ा और खून लगा हुआ एक तकिया भी मिला और शराब की एक बोतल भी मिली। फॉरेंसिक टीम ने फिंगरप्रिंट लिए और जरूरी सबूत जुटाए। घटनास्थल पर मिली लाशों के हालात देखकर लग रहा था कि वीणा और उसकी दोनों बेटियों की हत्या कई घंटे पहले की गई थी और पुलिस द्वारा अनुमान यह लगाया गया कि सुबह करीब 11 बजे के बाद ट्यूशन टीचर रिंकी जब दीपक की बेटियों को पढ़ाने आई होगी तो उसने वीणा और दोनों बच्चों के शव देख लिए होंगे और दीपक ने राज खुलने के डर से रिंकी को दूसरे कमरे में ले जाकर मार दिया होगा और रिंकी की हत्या 11 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे के बीच की गई थी, क्योंकि 1 बजे दीपक ने रोशन की पत्नी आराध्या को लंच पर बुलाने के लिए फोन किया था। 21 साल की रिंकी के अस्त व्यस्त कपड़ों को देखकर उसके साथ दुष्कर्म किए जाने का अनुमान भी लगाया गया।
पुलिस ने जरूरी जांच पड़ताल और लिखा पढ़ी के बाद चारों शव को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवा दिया गया। पुलिस को इस कार्रवाई में रात हो गई थी, इसलिए रात में पोस्टमार्टम नहीं हो सका और इन चारों हत्याओं का शक सीधा दीपक पर था। लेकिन वो फरार हो चुका था और उसका कुछ अता पता नहीं था। अधिकारियों ने दीपक के ससुराल वालों से उसके बारे में पूछताछ की तो पता चला कि वो उस दिन सुबह ही ससुराल गया था। ससुर पारसनाथ साहू ने दामाद दीपक से जब अपनी बेटी और उसके बच्चों के बारे में पूछा तो उसने कहा था कि वो रांची में उसके भाई के घर पर है। पारसनाथ ने पुलिस को बताया कि कदम रोड पर कुछ दिनों से चोरी की वारदातें हो रही थी, इसलिए बेटी वीणा ने कुछ दिन पहले ही करीब 5 लाख रुपए के अपने कीमती गहने सुरक्षा के लिहाज से उनके घर पर रख दिए थे। फिर दीपक एक दिन पहले 11 अप्रैल की शाम को भी अपनी ससुराल गया था। तब वो वहां बच्चों के साथ खेलता रहा और फिर कुछ देर रुक कर चला गया था। इसके बाद दूसरे दिन सुबह वो दोबारा आया तो उसने अपने गहने वापस मांगे और हमने उसे वो गहने वापस दे दिए। फिर वो गहनों को लेकर यहां से चला गया। पुलिस ने ससुराल वालों से दीपक का मोबाइल नंबर लेकर उसकी लोकेशन पता लगाया तो पता चला करीब 3 बजे उसकी आखिरी लोकेशन जमशेदपुर के ही रमाड़ा होटल के पास बिष्टुपुर में मिली। उसके बाद फिर उसका मोबाइल बंद हो गया था और दीपक की बुलेट भी उसके घर पर नहीं मिली। इसलिए पुलिस ने सोचा कि ससुराल से गहने लेकर वो बुलेट से फरार हो गया। इस जांच पड़ताल में पुलिस को अब रात के 10 बज चुके थे, इसलिए पुलिस दीपक के क्वार्टर को सील करके जांच को अगले दिन करने का फैसला करती है और 13 अप्रैल को सुबह से ही पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई। दीपक के क्वार्टर की तलाशी में एक कमरे से वीर्य लगा एक गमछा और रिंकी के कुछ कपड़े भी मिले और इसी कमरे में पलंग के बॉक्स में रिंकी का शव मिला था। जांच में यह भी पता चला कि 12 अप्रैल की सुबह दीपक ससुराल से जो गहने लेकर आया था उसने वो गहने सुबह करीब 10:30 बजे कदवा उद्यान स्थित आर.के. ज्वेलर्स पर बेच दिए थे। क्योंकि दीपक ज्वेलर का जानने वाला था तो दुकानदार रमेश सोनी से उसने जमीन खरीदने के लिए इन गहनों को बेचने की बात कही थी और सारे गहनों का वजन 109 ग्राम था और इनका सौदा 4,40,000 रुपए में तय हुआ था। दुकानदार ने रुपए देने के लिए 2-3 घंटों का समय मांगा था। इससे पुलिस ने यह अनुमान लगाया कि इसके बाद दीपक अपने क्वार्टर पर आ गया होगा और कुछ देर बाद ट्यूशन टीचर रिंकी घोष वहां पहुंची होगी। रिंकी ने कमरे में पड़ी लाशों को देख लिया होगा तो दीपक ने उसको पकड़ लिया होगा और फिर रिंकी के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या करके शव को पलंग के बॉक्स में छिपा दिया होगा। रिंकी के शव को ठिकाने लगाने के बाद दोपहर करीब 1:30 बजे दीपक वापस ज्वेलर के पास गया। ज्वेलर्स ने उसे 3 लाख रुपए नकद दिए और बाकी पैसे 1-2 दिन में देने की बात कही तो दीपक ने बाकी बचे 1,40,000 रुपए अपने भाई के बैंक खाते में ट्रांसफर करने को कहा तो दुकानदार ने पैसे बैंक में ट्रांसफर करने के लिए हां कर दी। इसके बाद दीपक वापस अपने क्वार्टर पर आया होगा और कुछ देर बाद रोशन अपनी पत्नी, बेटी और अपने साले के साथ लंच करने के लिए दीपक के घर पहुंच गया। वहां दीपक ने अंकित और रोशन पर जानलेवा हमला किया, लेकिन वो सब दीपक से बचकर भाग गए। उसके बाद दीपक दोपहर के 3 बजे अपने क्वार्टर पर ताला लगाकर बुलेट से फरार हो गया होगा। पुलिस को दीपक के ससुराल वालों से पूछताछ में पता चला कि दीपक का किसी न किसी बात पर पत्नी वीणा से झगड़ा होता ही रहता था। दीपक अपने पारिवारिक झगड़ों के लिए रोशन और उसकी पत्नी आराध्या को दोषी मानता था। शायद इसीलिए दीपक ने अपनी पत्नी और दोनों बेटियों की हत्या करने के बाद रोशन और आराध्या को भी जान से मारने के प्लान से ही लंच पर बुलाया था। लेकिन रोशन के साथ लंच पर उसका साला अंकित भी पहुंच गया था और 2 व्यक्तियों के बीच दीपक का हमला अब कमजोर पड़ गया और इस तरह रोशन के परिवार की जान बच गई। और ससुराल वालों से यह भी पता चला कि दीपक अपने बड़े साले विनोद साहू को भी जान से मारने की फिराक में था। इसलिए उसने जमीन के संबंध में कोई बात करने के बहाने से दोपहर में विनोद को फोन करके अपने घर पर बुलाया था। लेकिन विनोद काम में व्यस्त होने के कारण दीपक के घर नहीं जा सका, क्योंकि विनोद ने कुछ साल पहले किसी लड़की से अफेयर के मामले में दीपक की पिटाई कर दी थी और तब से ही दीपक विनोद से रंजिश रखता था। दीपक के छोटे साले आनंद साहू के बयान के आधार पर कदमा थाने में दीपक के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया।
उधर रोशन ने पहले ही दीपक के खिलाफ जानलेवा हमला करने की शिकायत थाने में दर्ज करवा दी थी। कोल्हान के डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने जमशेदपुर पहुंचकर घटनास्थल का मौका मुआयना किया और रोशन सहित दीपक के ससुराल वालों से भी पूछताछ की। दूसरी ओर पुलिस ने शवों के पोस्टमार्टम कराने के बाद मृतकों के शव परिजनों को सौंप दिए। लेकिन इतनी बड़ी घटना के बाद और सूचना मिलने के बाद भी दीपक के परिवार में से कोई भी जमशेदपुर नहीं आया। यहां तक कि वीणा और उसकी बेटियों के शवों का अंतिम संस्कार भी मायके वालों ने ही किया। पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि दीपक ने ही 12 अप्रैल की सुबह हथौड़े से वार करके अपनी पत्नी और दोनों बेटियों की हत्या की थी। उसने वीणा के सिर में 2 जगह और चेहरे पर भी वार किए थे। फिर तकिए से उसका मुंह दबाया था और बड़ी बेटी श्रावणी के सिर में पीछे से चोट की गई थी और उसका भी गला दबाया गया था। दीपक सबसे ज्यादा प्यार अपनी छोटी बेटी दिव्या से करता था, लेकिन उसके सिर के पीछे भी तेज चोट मारी गई थी, जिससे उसके सिर की कई हड्डियां टूट गई थी। पुलिस के लिए अब दीपक को तलाश करना जरूरी था। उसके दोस्तों और ससुराल वालों से उसके छिपने के ठिकानों के बारे में पूछताछ करके पुलिस ने कई अलग अलग टीमें बनाई। फिर जमशेदपुर और रांची के अलावा बिहार, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल तक उसकी तलाश शुरू कर दी गई। कई जगह छापे मारे गए और साथ ही उसकी मोटरसाइकिल की तलाश भी शुरू कर दी गई। पुलिस ने दीपक के भाई और बहनों से भी बात की और उनके मोबाइल नंबरों की जांच की। 4-5 दिन की भागदौड़ के बाद 16 अप्रैल को पुलिस ने दीपक को धनबाद के इलाके से अरेस्ट कर लिया। दीपक 12 अप्रैल की दोपहर को जमशेदपुर से बुलेट लेकर निकला और राउरकेला पहुंचा। बुलेट को उसने राउरकेला में छोड़ दी। दीपक वहां से टैक्सी लेकर पुरी और रांची से होते हुए 15 अप्रैल को धनबाद पहुंचा और वहां वो एक होटल में रुका। दीपक अपने पास रखे हुए पैसों में से 1.5 लाख रुपए अपने भाई के खाते में जमा कराना चाहता था, इसलिए वो 16 अप्रैल को धनबाद में एक प्राइवेट बैंक में पैसे जमा कराने के लिए गया। बैंक में पैसे जमा होते ही दीपक के भाई के मोबाइल नंबर पर मैसेज आया, क्योंकि पुलिस ने दीपक और उसके भाई का मोबाइल नंबर पहले से ही सर्विलांस पर डाल रखा था। दीपक के भाई के नंबर पर मैसेज आते ही पुलिस को दीपक का सुराग मिल गया और तुरंत ही जमशेदपुर पुलिस ने धनबाद पुलिस को सूचना दी। धनबाद की पुलिस आनंद फानन बैंक में पहुंची। ठीक उसी समय दीपक दोबारा बैंक में पहुंचा तो पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। पुलिस 17 अप्रैल को धनबाद से दीपक को जमशेदपुर लेकर आई। जमशेदपुर में पुलिस ने दीपक से पूछताछ की तो दीपक ने पुलिस को इन चारों हत्याओं की जो कहानी सुनाई, उसे सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। दीपक ने पुलिस को बताया कि पहले वो परसुड़ही थाना इलाके के गांव सोपेडेरा में अपने माता पिता के साथ रहता था। वहां पर उनका आलीशान मकान था और प्रभु उसका जिगरी दोस्त था। साल 2004 में दीपक की शादी वीणा से हो गई और 2012 में दीपक को टाटा स्टील में फायरमैन के पद पर नौकरी मिल गई। इसके बाद वो जमशेदपुर के कदमा इलाके में आकर रहने लगा था। दीपक का परिवार बढ़ने के साथ जिम्मेदारियां और खर्च भी बढ़ने लगा था। फिर एक दिन दीपक ने अपने दोस्त प्रभु से कोई साइड बिजनेस कराने की बात कही तो प्रभु ने उसे ट्रांसपोर्ट का काम करने की सलाह दी। प्रभु ने उसे काम तो बता दिया था, लेकिन दीपक के पास इतना पैसा नहीं था, तो इस पर प्रभु ने उसे सुझाव दिया कि वो सोपेडेरा का अपना पुश्तैनी मकान बेच दे और उसका पैसा ट्रांसपोर्ट में लगा दे तो उसकी अच्छी आमदनी होगी। और दीपक को यह बात अच्छी लगी। फिर उसने अपना पुश्तैनी मकान 40 लाख रुपए में बेच दिया और उनमें से 20 लाख रुपए उसने अपने भाई को दे दिए और बाकी के 20 लाख रुपए दीपक के पास ही रहे। और करीब 2 साल पहले उसके दोस्त प्रभु ने उसे 17 लाख रुपए में एक हाईवा और एक ब्लड दिलवा दी। फिर यह हाईवा उसने अपने दोस्त प्रभु के जरिए जो बेड़ा में चलवा दिया और इससे दीपक की अच्छी आमदनी होने लगी। लेकिन फिर 1 साल बाद कोरोना के कारण लॉकडाउन में उसकी आमदनी कम हो गई और इसी बीच दीपक को पता चला कि प्रभु ने उसे जो ट्रक दिलवाया था उस पर 5 लाख रुपए रूट टैक्स बकाया है। परिवहन विभाग का नोटिस आने पर दीपक ने कर्ज लेकर टैक्स जमा कराया। इसके लिए उसने टिस्का कॉर्पोरेटिव सोसाइटी से 4.5 लाख रुपए और अपने पीएफ अकाउंट से 1.5 लाख रुपए का कर्ज लिया था। दीपक की तनख्वाह तो 34,000 रुपए महीना थी, लेकिन सोसाइटी से कर्ज लेने के बाद उसे केवल 8,000 रुपए ही मिलने लगे थे और ट्रक से भी उसकी आमदनी कम हो गई थी। फिर करीब 6 महीने पहले ही प्रभु ने दीपक को बताया
कि उसका भांजा रोशन खुद का और उसका ट्रक पश्चिम बंगाल में खड़गपुर की एक स्टील कंपनी में चलवा रहा है। रोशन पहले से ही दीपक का दोस्त था और रोशन की शादी भी दीपक ने ही कराई थी, इसलिए कमाई की उम्मीद में दीपक ने रोशन पे भरोसा करके बिना किसी लिखा पढ़ी के ही अपना ट्रक रोशन को सौंप दिया। रोशन ने दीपक का ट्रक तो कंपनी में लगवा दिया, लेकिन दीपक को कमाई का हिस्सा नहीं दिया और इसी के चलते दीपक लगातार कर्जदार होता चला गया। दीपक अपनी इस बर्बादी के लिए प्रभु और रोशन को जिम्मेदार मानता था और फिर दीपक ने उनसे बदला लेने के लिए कुछ इस तरह से प्लान बनाया। उन दिनों दीपक अपने मोबाइल पर वेब सीरीज देखा करता था और इन्हीं वेब सीरीज को देखकर उसने हथौड़े से हत्या करने का प्लान बनाया। उसने अपने दोनों दोस्तों को मारने की योजना तो बना ली थी, लेकिन वो इस बात से परेशान था कि प्रभु और रोशन की हत्या करने के बाद अगर वो पकड़ा गया और जेल चला गया तो उसके बीवी बच्चों का क्या होगा। काफी सोच विचार के बाद उसने अपने परिवार को भी खत्म करने का निर्णय लिया और 12 अप्रैल को दीपक सुबह जल्दी ही उठ गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी वीणा पानी भर रही थी। वो बिस्तर पर ही बेचैनी से इधर उधर करवटें बदलता रहा। उसकी पत्नी वीणा पानी भरने और छोटे मोटे घरेलू काम करने के बाद सुबह करीब 8 बजे फिर बेड पर लेट गई और दीपक ने उसी दिन अपने परिवार की और दोनों दोस्तों की हत्या करने का आखिरी फैसला कर लिया था। दीपक ने पहले से ही बेड के पास छिपाकर रखा हुआ हथौड़ा निकाला और वीणा के सिर में पीछे से वार कर दिया और इससे पहले कि चीखती दीपक ने तकिए से उसका गला दबा दिया और वीणा की मौत हो गई। इसके बाद दीपक दूसरे कमरे में गया। वहां बेड पर उसकी दोनों बेटियां सो रही थी। दीपक ने एक नजर उन्हें देखा, फिर बड़ी ही बेरहमी से दीपक ने पहले बड़ी बेटी के सिर में हथौड़े से वार करके उसे मौत की नींद सुला दिया और फिर इसी तरह छोटी बेटी को भी मौत की नींद सुला दिया। अपनी पत्नी और दोनों बेटियों की हत्या करने के बाद उसने रोशन को लंच पर आने के लिए फोन किया। इसके बाद दूसरे दोस्त प्रभु को फोन करके शाम को 4 बजे मिलने की बात कही। दोनों दोस्तों से बात करने के बाद वो नहा धोकर ससुराल गया और वहां से अपने गहने लेकर ज्वेलर्स के पास पहुंचा। फिर गहने बेचकर वो वापस आ गया। दीपक ने पुलिस को बताया कि कुछ देर बाद ही रिंकी घोष उसके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए आ गई। रिंकी ने दीपक की पत्नी वीणा और बच्चों के शव देख लिए थे तो दीपक को राज खुलने का डर हुआ तो उसने रिंकी के सिर पर भी हथौड़े से हमला करके उसे मार डाला। इसके बाद उसने रिंकी के मृत शरीर के साथ दुष्कर्म किया और रिंकी के शव को पलंग के बॉक्स में छिपा दिया। लेकिन रोशन की हत्या का प्लान फेल हो जाने के बाद वो बहुत डर गया था, इसलिए अपने क्वार्टर पर ताला लगाकर वो बुलेट से फरार हो गया और इस तरह से उसकी प्रभु को मारने की योजना भी अधूरी ही रह गई। जल्लाद बने दीपक की सनक में ट्यूशन टीचर रिंकी बेमौत मारी गई। वो जमशेदपुर में कदमा रामजन नगर की रहने वाली नीरिमा घोष की 3 बेटियों में सबसे बड़ी बेटी थी और जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज में बीए लास्ट ईयर की स्टूडेंट थी। उससे छोटी बेटी बिपाशा केरला पब्लिक स्कूल में 10वीं और सबसे छोटी बेटी विशाखा 5वीं कक्षा में पढ़ती थी और दीपक की बड़ी बेटी श्रावणी रिंकी की बहन बिपाशा की क्लासमेट थी और श्रावणी के कहने पर ही रिंकी 2 साल से दीपक के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाती थी और इस घटना से कुछ दिन पहले ही दीपक अपने परिवार के साथ पुरी में घूमकर आया था और 11 अप्रैल की रात को भी वो अपने परिवार के साथ एक पार्टी में गया था। यानी देखने से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था कि दीपक इतना बड़ा झल्लाद साबित होगा, लेकिन अचानक इंसान से हैवान बने दीपक ने अपना हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया और उसने रिंकी के परिवार की भी खुशियां छीन ली। पुलिस ने दीपक के इस पूरे बयान और घटनास्थल से मिले सारे सबूतों के आधार पर चार्जशीट तैयार करने के बाद दीपक को कोर्ट में पेश किया और फिर दीपक की इस दरिंदगी को देखते हुए कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।